नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। झारखंड में फिर चला हेमंत सोरेन का जादू। जेल से खुला जीत का द्वार। एक मंत्र से पहुंचे बहुमत पार। माई और माटी का मिला साथ। हेमंत के सर झारखंड का ताज। ये लोग बहुत होशियार है, सिर्फ जात धर्म के नाम पर। उन्हीं का बड़ा बड़ा नेता कहता है जाति पर नहीं, विकास पर वोट होना चाहिए। और ये लोग, उनमें ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जात धर्म पर वोट। झारखंड विधानसभा चुनावों में जीत के हीरो हैं हेमंत सोरेन। पिछले 24 सालों से चली आ रही झारखंड की उस परंपरा को तोड़ दिया जिसमें कोई भी सरकार लगातार 2 बार सत्ता नहीं बना पाई थी। लेकिन अब हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार प्रदेश की कमान संभालने को तैयार हैं, लिहाजा जश्न तो बनता है। हम सरकार बनाएंगे और इस राज्य के लोगों की जो अपेक्षा है, जो उम्मीद है झारखंड मुक्ति मोर्चा से, हेमंत सोरेन जी से, इंडिया गठबंधन से, उसको हम पूरा करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि हेमंत सोरेन के इस चुनाव के पीछे माटी और माई है। माटी मतलब आदिवासी अस्मिता, माई यानी मैया सम्मान योजना। बीजेपी की एक गलती उसे झारखंड की कुर्सी से फिर 5 साल के लिए दूर कर देगी। उसने सोचा भी नहीं होगा। इसी साल जब जनवरी में हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था, तब जेएमएम ने इसे आदिवासी अस्मिता से जोड़ दिया था। जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो उन्होंने आदिवासी अस्मिता को प्रमुखता दी। अपनी गिरफ्तारी को उन्होंने आदिवासी समाज में अस्मिता से जोड़ दिया। लिहाजा जनता की सहानुभूति पूरी तरह उनके साथ आ गई। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी से आदिवासी वोट दूर होता गया। और इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन ने अकेले ही झारखंड में ताबड़तोड़ रैलियां की, फिर एक ऐसी योजना को एक्टिवेट किया जो उन्हें दोबारा सत्ता तक पहुंचा सकती है। हेमंत सोरेन ने 200 से भी ज्यादा चुनावी रैलियां की। हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना कामयाब हुई। नतीजा ये हुआ कि 81 में से 68 सीटों पर महिलाओं के ज्यादा वोट पड़े। हेमंत सोरेन की चुनावी सभाओं में कल्पना सोरेन मैया सम्मान योजना की अघोषित चेहरा बनकर उभरी। उन्होंने महिला मतदाताओं को जोड़ने का काम किया, क्योंकि वे लगातार महिलाओं का मुद्दा उठाती रही हैं। कल्पना सोरेन ने उसी वक्त से झारखंड की सियासत में पैर जमाने की शुरुआत कर दी थी, जब हेमंत सोरेन जेल गए थे और इस चुनाव में उन्हें स्टार प्रचारक बनने का मौका दिया। लोगों ने विकास का रास्ता चुना है और आज झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन जी को प्यार, आशीर्वाद, पूरी दुआएं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि जनता की सरकार आने वाली है। हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार का पूरा मैनेजमेंट अपने हाथों में रखा। जेएमएम का कांग्रेस से गठबंधन के बावजूद उन्होंने दूसरे कांग्रेसी नेताओं को हमेशा पीछे रखा। अगर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को छोड़ दिया जाए तो झारखंड के चुनाव प्रचार में कोई दूसरा कांग्रेसी नेता नजर नहीं आया। उन्होंने पूरा मोर्चा अकेले खुद संभाल रखा। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी ने भी झारखंड में एक भी चुनावी रैली नहीं की। यानी अकेले ही हेमंत सोरेन ने पूरी तरह विपक्ष के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा। इसीलिए इस बार जीत के महानायक भी वही बने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मामला जनपद उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र के अडेरुआ गांव का है, जहां पर 16 नवंबर को सुबह पंचर की दुकान में दुकान स्वामी सुनील कुमार का शव मृतक की मां ने देखा तो गांव में सन्नाटा पसर गया। सूचना पर पहुंची अचलगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक के पुत्र नवीन कुमार के प्रार्थना पत्र के आधार पर अज्ञात में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया।
घटना के 4 दिन बाद पीड़ित नवीन कुमार ने पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि मेरे पिता को गांव के ही रज्जन पुत्र छोटा व संजय गोड़िया पुत्र पुरानी ने घटना के कुछ दिन पूर्व जान से मारने की धमकी दी थी। साथ ही रज्जन के पुत्र नीरज ने भी मृतक के पुत्र नवीन कुमार को फोन से उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक उन्नाव के न्याय की गुहार लगाते हुए रज्जन व संजय गोड़िया को मुकदमे में नामजद करके कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। सूत्रों की माने तो उपरोक्त रज्जन पर मृतक की पत्नी की भी हत्या करने का आरोप था। सुनिए पीड़ित की दर्द भरी कहानी उसी की जुबानी। एनटीवी न्यूज के लिए उन्नाव से रविशंकर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। कहाँ के रहने वाले हो आप? अड़ेगुआ थाना क्या लगता है आपका? असलगंज। मामला क्या है आपका? मेरे पापा को जान से मार दिया गया। किन लोगों ने जान से मारा आपके पिताजी को? हमारे चाचा पिता हैं रज्जन और संजय साथ में मारने वाले। आपको कैसे पता चला कि इन्होंने जान से मार दिए? हम अभी तो बाहर से केरल से जब आए तब हमारे घर वालों ने बताया कि इन्हीं लोगों से पहले लड़ाई थी, क्योंकि हमारी मम्मी को भी रज्जन ने मारा था, इसलिए वो दुश्मनी के बीच में लड़ाई हुई थी 11 या 12 को हुई थी। तो उसमें ये रज्जन लोग पूरी फैमिली मिलकर सब लोग बोले, मेरे पापा को धमकी दिए, घास लिया कि अगर ये हमारे बीच में एक चाचा पिता का लड़ाई था, वो चोरी छिनारा का इल्ज़ाम लगा दिया। तो मेरा पापा बोला कि मेरे भाई को परिवार में ये क्यों लगाया गलत अपलोड। वो लोग बोले कि तू मेरे बीच में मत पर, क्योंकि तुमको भी जान से मार डालेंगे। तो आपने इसकी शिकायत नहीं की? नहीं सर, नशे में कहा था। हमने सोचा इतना बड़ा बात कौन सा है सर, ये तो हर रात कोई आदमी कह देता है कि हम तुमको मार डालेंगे, हमारे बीच में मत। तो हमने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, ऐसे तो फिर हमारे बाप की भी गलती, दारू पी के बोला उनसे, उनकी वो झगड़ा है तो क्यों बोले जाके बीच में। लेकिन हमारा बाप ऐसा था कि किसी का भाई हो, लड़ाई हो, किसी को ये नहीं, कभी बुरा किसी को नहीं बोला। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हो? हम कार्रवाई चाहते हैं जो मुलजिम है उसको सज़ा मिले, बस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गुयाना की संसद से पीएम मोदी का दुनिया को संदेश, कहा ये वक्त दुनिया में लड़ाई खत्म करने का है, जॉर्ज टाउन में भारतीय समुदाय से मिले। महाराष्ट्र के यवतमाल में स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर गाड़ी में मिली डिवाइस, ईवीएम हैक करने की कोशिश का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के संभल में मस्जिद विवाद को लेकर अलर्ट पर प्रशासन, डीएम-एसपी की अगुवाई में हुआ फ्लैग मार्च, जुमे की नमाज को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। चार्ज करने के दौरान इलेक्ट्रिक बाइक में धमाका, तेलंगाना के जगतियाल जिले में हादसा, धमाके के बाद घर में लगी आग। कश्मीर में बर्फबारी से उत्तर भारत में बड़ी ठंड, दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, अगले 2 हफ्ते तक रहेगी सूखी सर्दी। सनातनियों की एकता पदयात्रा का प्रमुख लक्ष्य तो अभी वर्तमान में भेदभाव और जात पात को मिटाना है, परंतु अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाती है या पहल की जाती है तो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। तो निश्चित तौर से मंदिरों में वंदे मातरम, हम तो कहते हैं मस्जिदों में भी होना चाहिए। महाराज जिस तरीके से दूसरा हो रहा है कि ये करके देखा जा रहा है कि लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं देश के कोने कोने जहाँ आदिवासी इलाके हैं। तो ऐसे धर्मांतरण इन दिनों बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो ऐसे में एक तरफ यात्रा चल रही है, दूसरा धर्मांतरण को लेकर आप किस नजर? देखिए, ये बहुत बड़ा विषय तो है कि धर्मांतरण है, पर कारण क्या है ये भी बहुत बड़ा विषय है। कारण ये है कि हम लोग उन तक नहीं पहुंच पाते, वो शहर आ नहीं पाते, इसलिए डिस्टेंस जो है ना, उस खाली रिक्त स्थान को भरना, धर्मांतरण को रोकना है। रिक्त स्थान कैसे भरेगा? हमें उनके बीच में उत्सव में जाना पड़ेगा, उनके बीच में कथाओं के लिए जाना पड़ेगा, उनको मंचों पर बुलाना पड़ेगा, उनका सम्मान उनका बरकरार रखना पड़ेगा। वोट बैंक के समय पर राजनीति तो राजनेता जाते हैं, गले लगाते हैं, कक्का दादा कहते, फिर भूल जाते हैं। अब धर्म गुरुओं को, राष्ट्र के संतों को, आचार्यों को, जो अहिंदू घोषित होने की तैयारी कर रहे हैं, उन आदिवासी नहीं, हम तो उन्हें नया नाम देना चाहते, अनादिवासी को, सदा से हैं वो, भगवान श्री राम के साथ निषाद राज बन करके रहे, माँ सबरी माता उनके ही वंशज हैं ये सब लोग। निश्चित रूप से बहुत अद्भुत लोग हैं और उनको उनके धर्मांतरण पर रोक लगाने की यही उपाय है।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आतंकी हमला, 40 लोगों की मौत हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम में यात्रियों से भरी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग, आतंकियों की गोलीबारी में 40 लोगों की मौत हो गई है। आतंकी हमले में 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा जो कि तालिबान अफगानिस्तान से लगता हुआ है और टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो लगातार यहां पर पाकिस्तान की सेना को और पाकिस्तान के लोगों को निशाना बनाती है, वहां पर देखिए आतंकी हमला, 40 लोगों की मौत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। महाराष्ट्र झारखंड में बन सकती है बीजेपी गठबंधन की सरकार। ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़ा 23 नवंबर को न्यूज नेशन पर सबसे तेज नतीजे। नागपुर में वोटिंग कराकर लौट रही पोलिंग पार्टी पर हमला, स्पेयर ईवीएम ले जा रही गाड़ी पर किया पथराव, पुलिस हमलावरों की जांच में जुटी। डोमिनिका के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए पीएम मोदी। कोविड काल में मदद के लिए दिया गया सम्मान। पीएम मोदी ने कहा, ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वृंदावन में होगी धर्म संसद, देश भर में जुटेंगे साधु संत और सनातनी। हिंदुओं में भेदभाव मिटाने के लिए बाबा बागेश्वर की आज से सनातन एकता यात्रा। बागेश्वर धाम से ओरछा तक करेंगे पदयात्रा। 29 नवंबर को समापन होगा। We need Mahayuti. We need our leader Pradhanmantri Modi ji. And we believe in सबका साथ है सबका विकास. What is the role of a religious institution called ulema in politics? Congress and its allied parties are selfish. The Maha Vikas Aghadi is a very selfish team. कुछ भी हो जाए महाराष्ट्र का, लेकिन हमको जीतना है। भड़काने से नहीं होती है जीत। You don't provoke religions to get to win the elections. I would say it is a one-liner answer given by entire voters of Maharashtra, irrespective of Hindu, Muslim, Sikh, Isai, Jain, and Bodh. It is one-liner answer given by all the caste and creed that repeatedly Congress wanted to divide this nation into. That they have told in one line that we need Mahayuti, we need our leader Pradhanmantri Modi ji, and we believe in सबका साथ है सबका विकास. And विकास का मतलब है आगे बढ़ना, और आगे बढ़ना यानी प्रधानमंत्री जी के योजना, फ्लाईओवर्स, हॉस्पिटल्स, ORRs, एजुकेशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, घर देना बेघरों को. This is what it means. But unfortunately, Congress with its other allied parties has always taken Islam and the poor Muslims' emotions as their support, been provoking them time and again. Otherwise, I would ask, what is the role of a religious institution called ulema in politics? Did any of our Hindu institutions or mutt have come forward asking any demands? A religion at its place and politics at its place. It's an administration of a state. But they didn't even think for a minute. So what is that they want? They're very selfish. Congress and its allied parties are selfish. The Maha Vikas Aghadi is a very selfish team. कुछ भी हो जाए महाराष्ट्र का, लेकिन हमको जीतना है. जीत ऐसी नहीं होती है. जीत काम करने से होती है. जीत मेहनत करने से होती है. जीत सच्चाई से होती है. जीत महाराष्ट्र को आगे लेके जाने से होती है. जीत उस हर गरीब का तकलीफ समझने से होती है. भड़काने से नहीं होती है जीत. You don't provoke religions to get to win the elections. And this time it has proven. For that matter, even I'm sure, जो अल्लाह का नाम बार बार लेकर, even Asaduddin wants to play dirty politics. I'm sure this time, Allah also has shown his power. पठान का तो फट गया है, हमको मालूम है. और इम्तियाज जी का तो भी काम तमाम हो गया है. अब बताइए, एट द एंड ऑफ द डे
हम तो कुछ नारे हम भी सुने हैं महाराष्ट्र से निकलते हुए, जहां जहां wherever I've been, my beloved Maharashtrians have also come up with a slogan. The slogan, अगर असदुद्दीन सुन लेगा तो शायद असदुद्दीन का पूरा पॉलिटिकल करियर ही फट जाएगा. I think it's time we should know this. जहां जहां माधवी ताई वहां वहां हो गई ओवैसी की पिटाई. इसीलिए 16 सीटों में उन्होंने 15 सीट में मार खाई, खत्म हो गया. एंड इट्स टाइम दैट असदुद्दीन ओवैसी शुड नो जैसे उसके सर पर मेरा कौशल्या मैया का शाप है. He should know that he has curse of my mother कौशल्या मैया. Now I'll show that उसके सर के ऊपर न राम का हाथ है न रहीम का हाथ है. अल्लाह भी डंडा लेकर चलेंगे अब इसके पीछे. I'm going to show him what मां भारती is. मां भारत का नाम लेने के लिए ये पीछे हटता ना. आज हम कसम खाते हैं 5 सालों में हम इसी ओवैसी को. आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है. देश के अंदर महाराष्ट्र और झारखंड राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव के परिणाम आए हैं और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के परिणाम भी हम सबके सामने स्पष्ट हुए हैं. आज का जो जनादेश है, अगर हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें तो 9 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव हुए हैं और ये पूरे प्रदेश में फैले हुए विधानसभा सीट्स हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं. इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है, क्योंकि उनका यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व ही हमें डबल इंजन सरकार को सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ा करके लोक कल्याण के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए प्रेरित करता है. ये प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व पर जनता जनार्दन के विश्वास की मोहर है. जनता जनार्दन को अटूट विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियां, उनके निर्णय देश और समाज के अनुकूल हैं और उस अनुकूलता पर जनता जनार्दन की मोहर है. इस संपूर्ण विजय के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी समर्पित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने प्राण प्रण से जुड़ करके डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों को और उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया है, उन सब का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं और सभी विजयी प्रत्याशियों को मैं अपनी ओर से हृदय से बधाई भी देता हूं. हम सब जानते हैं कि पूरे देश के अंदर विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है. सुरक्षा का,
सुशासन का एक बेहतरीन समन्वय और देश की आर्थिक समृद्धि को हम सब अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। यह जो कभी सपना हुआ करता था, आज ये हकीकत में हम सबको नजर आ रहा है और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की विजय जो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्राप्त हुई है, ये उत्तर प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को, ये 7 कमल भी उस पूरे अभियान के प्रति समर्पित हैं। इसमें मीरापुर, गाजियाबाद, कुंदरकी, खैर, कटहरी, मझवा और फूलपुर की जनता जनार्दन ने यह जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है और यह भी जनता जनार्दन ने स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का लूट और झूठ की जो पॉलिटिक्स है, अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव है। स्वाभाविक रूप से हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की, पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस परिणाम को लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से लग करके इस अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। मैं उन सभी को भी हृदय से इस जीत पर बधाई देता हूं। जनता जनार्दन का मैं पूरी विनम्रता के साथ अभिवादन भी करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर ये परिणाम हमारे पक्ष में है और यही महाराष्ट्र के अंदर भी हम सबको देखने को मिला है। एक प्रचंड और अभूतपूर्व ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र के अंदर प्राप्त हुआ है। यह जो जनादेश महाराष्ट्र के अंदर प्राप्त हुआ है, यह राम और राष्ट्र के आराधक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व को, नए भारत के नए महाराष्ट्र के विश्वास की मोहर है। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों की विजय है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वालों की यह एक पराजय भी है। महाराष्ट्र राज्य में भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन के सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट को जितनी सीटें प्राप्त हुई हैं, महाविकास आघाड़ी यानी इंडी गठबंधन जो देश के अंदर है, उसको कुल मिलाकर के भी उतनी सीटें नहीं प्राप्त हो पाई है। आज एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता को मोदी जी की नीति, उनकी नीयत, उनके नेतृत्व और उनके निर्णयों पर अटूट विश्वास है। इस देश ने मोदी जी को अपना नेता माना है और उनके मार्गदर्शन में पूरा देश एकजुट होकर के उनके साथ खड़ा है। यह आज का चुनाव, चाहे वह महाराष्ट्र का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो या देश भर में हुए उपचुनावों के परिणाम, इस ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। यह गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिला, वृद्ध, शोषित, पीड़ित और वंचित की आशा और आकांक्षा पर जनता जनार्दन की विजय का एक प्रतीक है। तुष्टीकरण
और सांप्रदायिकता के शॉर्टकट से मार्ग से सरकार बनाने का सपना देख रहे इंडी गठबंधन और महाविकास अघाड़ी की एक पराजय भी है। लाखों कार्यकर्ताओं के संकल्प की सिद्धि हुई है, उनका परिश्रम आज सार्थक हुआ है। बीजेपी, एनडीए के और महायुति गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं का मैं इस अवसर पर हार्दिक हृदय से अभिनंदन करता हूं। विजयी प्रत्याशियों को अपनी बधाई देता हूं। खासतौर पर मुझे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के बारे में मतदान के दिन से ही समाजवादी पार्टी जिस तरीके से नलगल प्रलाप कर रही थी, जनता जनार्दन ने उसको कैसे जवाब दिया है। जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उनमें कुंदर की भारतीय जनता पार्टी इस सीट को 1.25 लाख से अधिक वोटों से जीत रही है। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की यहां जमानत जब्त होने वाली है। गाजियाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लगभग 70,000 वोटों से जीत रहे हैं। फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 11,000 से अधिक वोटों से विजयी हुए हैं। खैर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 38,393 वोटों से विजयी घोषित हुए हैं। कटहरी में भारतीय जनता पार्टी के श्री धर्मराज निषाद 33,700 से अधिक वोटों से विजयी हुए हैं। मीरापुर में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल की प्रत्याशी श्रीमती मिथिलेश पाल 30,426 वोटों से विजयी घोषित हुई हैं। और मझवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी 4,863 वोटों से विजयी घोषित हुई है। ये कुल जो भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशी विजयी हुए हैं, ये उनके आंकड़े आपके सामने में दे रहा था। और समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन का आकलन आप कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी तो कहती थी कि सीसामऊ और कुंदरकी का चुनाव कैंसिल होना चाहिए। सीसामऊ में समाजवादी पार्टी विजयी हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी वहां पर मात्र 8,600 वोट से जीती है। आप अनुमान करिए, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 2022 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी 2022 में जो हार का अंतर था यह 12,200 से अधिक वोट से था। और यह इस बार केवल 8,000 वोटों तक सीमित रह गई। करहल 2022 में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां 67,500 से अधिक वोटों से विजयी हुए थे। और इस बार यह अंतर मात्र 14,000 का रह गया है। यानी जो केशव जी ने कहा है कि अगली बार वहां भी कमल खिलेगा, ये इस ओर हम सबको बहुत स्पष्ट कर देता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो ये पूरा चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने इस पूरे चुनाव में 52% से अधिक वोट प्राप्त किए हैं। यानी 50+ वोट पर बीजेपी प्रदेश में इस पूरे उपचुनाव को प्रदेश भर में जीती है। ऐसे ही महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी 288 में से भारतीय जनता पार्टी 131-32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे लीड कर रही है। शिवसेना शिंदे गुट 55 सीटों पर और एनसीपी अजीत पवार गुट 40 सीटों पर, यानी कुल 226 सीटों पर अकेले भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन विजयी हो रहा है। याद करिए, शिवसेना शिंदे गुट के पास 55 सीटें आ रही हैं और महाअघाड़ी गठबंधन जो इंडी गठबंधन है अखिल भारतीय स्तर पर, यह मात्र 49 सीट जीत रही, 49 सीट से मात्र पर सीमित होकर के रह गई है। यानी
देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। मैं आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के उन लाखों कार्यकर्ताओं का हृदय से उन्हें बधाई देता हूं और विजयी प्रत्याशियों को भी अपनी बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सबको मालूम है कि इस राज्य में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में ये चुनावी प्रतिस्पर्धा चली और इंडिया गठबंधन का बेहतरीन प्रदर्शन होता दिख रहा है और राज्य की मतदाता को, इस राज्य के आधी आबादी को, नौजवानों को, महिलाओं को, पुरुषों को, किसानों को, मजदूरों को, सभी जाति धर्म के लोगों ने जो मतों का उपयोग किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और लोकतंत्र का इस महापर्व को बहुत ही उत्साहपूर्वक लोगों ने मनाया। विशेषकर हमारे राज्य की आधी आबादी, महिला समूह, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, लोकतंत्र को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई। नौजवानों ने, जिन्होंने पहली बार अपना मत डाला होगा, उन लोगों ने भी इस लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई और इस प्रतिस्पर्धा में जितने भी लोग चुनावी मैदान में थे, उन सभी को भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र की ताकत को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया और पूरा परिणाम आने का हमें इंतजार है और वो परिणाम घोषित होने के बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। जो हमें जानकारी मिली है आपके तरफ से भी और कई आधिकारिक सूचनाओं के माध्यम से भी, जो इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन रहा है वो बहुत बेहतर रहा है। लगभग 56 प्रत्याशी हम लोगों के जीते हैं और 24 एनडीए गठबंधन के लोगों ने जीत हासिल की है
जो लगभग 2/3 के बराबर हम लोगों के हिस्से में आता है। कुछ जगहों पर शायद रिकाउंटिंग की खबर आ रही है और कुछ जगहों पर बहुत मार्जिनल वोट में निर्णय होने के आसार दिख रहे हैं। उन सभी सीटों पर भी हम लोगों की नजर है और अबुआ सरकार का एक इतिहास झारखंड में गढ़ने जा रहा है। आप लोगों ने पहली बार मुझे लगता है ऐसा चुनाव देखा होगा और ऐसे लोकतंत्र की परीक्षा को हम लोगों ने सफलतापूर्वक पास किया और आप सबको भी मेरी ओर से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया कि आप सब लोगों ने राज्य की गतिविधियों को देश की जनता और राज्य की जनता तक पहुंचाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बातें कांग्रेस प्रभारी जी साहब की तरफ से भी हम और जो अभी अभी मुझे जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई के संदेश हमें भेजे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ हमने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शानदार बनाया। दूसरी तरफ हमने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शानदार बनाया। हमारे